दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम जानेंगे कि CSIR का जो वैकेंसी आ रखा है टेक्नीशियन के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उस पर क्या रिक्रूटमेंट है, इसके किस विषय पे रिक्रूटमेंट है, और ये कहाँ की लोकेशन है जॉब की, इस पर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखा है, डेट ऑफ स्टार्टिंग और डेट ऑफ क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन की है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CECRI इसका मतलब है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो कि ये वैकेंसी आई हुई है, ये कारेकुडी की है, जिसके एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024। तो ये वेरियस टेक्निकल पोस्ट के लिए आया हुआ है, जैसे कि इस पे है टेक्निकल पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। अब इस पर हम देखते हैं, इसका ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन का, वो 23 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 6 दिसंबर 2024 तक। ठीक है। इसका हार्ड कॉपी इस पर भेजनी होती है स्पीड पोस्ट पे, तो वो है आपका 18/12 तक भेज देना है बोल के, वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। जो आपका कैराकुडी का है, ये कैराकुडी है, वहाँ तक आपका कैराकुडी जो है वहाँ तक आपका जाना चाहिए। तो आपको 3-4 दिन मिनिमम लगते हैं स्पीड पोस्ट में, तो आपको पहले भेजना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, हम आगे देखते हैं क्या क्या इसमें है बोल के। जैसे पोस्ट पे अब आते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट है HTTP, यहाँ से डायरेक्ट आप इसका डिटेल सारा देख सकते हो, www.cecri.res.in. यहाँ से आप करके सीधा लिंक में डाल दूँगा, उससे आप देख सकते हो। तो हम आते हैं टेक्नीशियन पे। 2 पोस्टें हैं, इसके 2 अलग अलग हैं, एक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है और दूसरा जो है टेक्नीशियन के लिए। तो हम बात करेंगे टेक्नीशियन पे। टेक्नीशियन की जो टोटल सीटें हैं वो है टोटल 28। इसमें जनरल की है 10, EWS की 2 हैं, OBC की 9 है और SC की 3 है, और जो दिव्यांग है उसके लिए 1 है, दिव्यांग के लिए 1 है, और बाकी सीटें हैं वो भी दिव्यांग का है। इस पर 2 सीटें जो है एक सर्विसमैन के लिए है। इसकी बेसिक पे लेवल जो है वो लेवल 2 की है, जो इसका बेसिक होता है 19,900 से 63,200 तक। अप्रोक्सीमेट आपको जब सैलरी मिलेगी वो 31,840 रुपये आएगी इन एंड। और इसकी जो एज लिमिट है वो 28 है। आगे हम देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है। इसको भरने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे टेक्निकल असिस्टेंट पोजीशन के लिए दे रखा है, इसी तरह हम ITI का देखते हैं। तो ITI में हम आते हैं, तो ITI में टेक्निकल असिस्टेंट ITI का ये रहा टेक्नीशियन पोजीशन का। ठीक है, ये टेक्नीशियन पोजीशन का है। तो पोस्ट कोड यहाँ पे हो गया, पोस्ट कोड हो गया, नंबर हो गया। इस पर टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, और जो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन है उसके बारे है 10th में आपका 55% होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको NCVT से ही होना चाहिए, स्टेट से भी है तब भी चलेगा। NTC या STC करके है तो दोनों से आपको चलेगा। यदि आप 10th हो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पास यदि ITI नहीं है, उस केस में आपके पास यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से, तब भी आप एलिजिबल हो। और तीसरा दे रखा है, यदि आप 10th पास हो साइंस सब्जेक्ट के, आप 55% आपका मार्क्स है और 3 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से, तब भी आप एलिजिबल हो। किसी भी जो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले कंपनी हो गए, ऑटोनोमस बॉडी हो गई, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी कहीं से भी काम कर रखा है, इसके पास ITI नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अदरवाइज आपके पास यदि आपने ITI कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से, तो आप सीधा फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट है 28 जनरल के लिए और EWS के लिए, और OBC के लिए है वो 31 है। क्योंकि सीट यहाँ पे जनरल की है, EWS की और OBC की, इसलिए एज क्राइटेरिया जनरल, OBC और EWS के लिए दे रखा है। हम आगे आते हैं जो सिविल ड्राफ्ट्समैन के लिए है। तो इसके लिए भी है, आपका 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए,
ITI भी आपका या तो NTC या STC होनी चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, ITI नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस और 3 साल का एक्सपीरियंस। वो सिविल ड्राफ्ट में नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा होना चाहिए, ठीक है। अब इस पर सीट जैसे है 2 सीटें हैं, एक OBC की है, एक SC की सीट है। तो OBC के लिए 28 + 3 31 और SC के लिए 5 साल का छूट होता है, तो 28 × 5 33 साल, ठीक। आगे हम देखते हैं जो फिटर के लिए है। फिटर ट्रेड के लिए भी वही है, 10th होना चाहिए, जो 55% मार्क्स होना चाहिए 10th पे, और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही ITI जो सर्टिफिकेट होगा, ITI सर्टिफिकेट या तो NTC और STC दोनों में से फिटर। यदि आपके पास नहीं है तो फिर 2 साल का एक्सपीरियंस, साथ में आपको ITI नहीं कर रखा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और जैसे 2 साल का होता है फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, उसके बारे में कह रहा है। यदि आपके पास ये भी नहीं है तब आप 3 साल का एक्सपीरियंस लगा सकते हो 10th के बाद। फिटर का करा हुआ होना चाहिए, उस पर सर्टिफिकेट पे आपका फिटर लिखा हुआ होना चाहिए। एज लिमिट जो है इस पर सीट जो है आपका वो OBC के है, SC के है, इसलिए एज लिमिट भी OBC और SC का दे रखा है 28। ऐसे हो गया जनरल, 3 साल OBC में और SC में 5 साल, ठीक है। अब आते हैं मशीनिस्ट का। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए भी है, तो जैसा कि ऊपर में बताया वैसे ही मशीनिस्ट के लिए भी है। ITI आपने कर रखी है, 55% मार्क्स होना चाहिए, और ITI जो है ITI सर्टिफिकेट या फिर NTC STC है आपका मशीनिस्ट ट्रेड से, तब भी आप एलिजिबल हो। यदि आपने 10th के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखी है 2 साल की, तब भी आप एलिजिबल होते हो, लेकिन मशीनिस्ट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे से कर रखा हो। और तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है और में कि यदि आपके पास ITI भी नहीं है, आपके पास अप्रेंटिस भी नहीं है, उस केस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मशीनिस्ट है। और इस पे जो सीट है 2 सीट है, एक जनरल की एक OBC की है। जनरल जो 28 साल तक एलिजिबल और OBC के लिए 31 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी सेम है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसा कि पहले बताया फिटर का, इलेक्ट्रिशियन का, सिविल का, उस तरह से इस पे भी है। इस पे 2 पोस्ट है, एक है हैंडीकैप का, दूसरा OBC का है। तो PWD कैंडिडेट के लिए होता है 10 साल की छूट होती है, और OBC के लिए 3 साल का है, 3 साल वाला 3 साल है। आगे चलते हैं, जो केमिकल प्लांट वाला है, लेबोरेटरी असिस्टेंट जो होता है वो केमिकल प्लांट का, उसके लिए भी सेम है, ITI होनी चाहिए 10th के बाद, और NTC है या फिर STC है तब भी वो एलिजिबल हो जाएगा। सेम चीज़ है, यदि आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, जैसे कोई कंपनी अगर आती है 2 साल का, उस तरह से। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हो। इसमें सीट जो है वो OBC की सीट है बस, इसलिए एज लिमिट OBC की दे रखी है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट जो होता है उसके लिए बस एक ही सीट है, और वो OBC की सीट है। आगे चलते हैं, पेंटर का भी है, पेंटर का एक सीट है, और एज लिमिट जो है OBC जनरल की सीट है, तो ये 28 कर दिया है इसका एज। आगे चलते हैं, ग्लास ब्लोअर ट्रेड का है, वो भी है, सेम है जैसे पहले बताया, 10th + ITI का सर्टिफिकेट या फिर NTC या फिर STC जो हो, गैस ब्लोअर से होना चाहिए। एक सीट है जो OBC की सीट है, तो 28 + 3 कर दिया, ये 31 हो गया एज जो लिमिट है। कारपेंटर के लिए भी सेम है, 10th + ITI होना चाहिए, और 10th में 55% होना चाहिए, ठीक है। एक पोस्ट जो है जो OBC की पोस्ट है, तो 31 साल तक इसकी एज लिमिट है। आगे चलते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक किट है, उस पर टोटल 2 सीटें हैं, जिसमें जनरल का एक है, SC की एक सीट है। जनरल के लिए 28 एज है, SC के लिए 33 एज है, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफिकेशन 10th मांग रखा है, उसमें 55% होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड के साथ, 10th पे साइंस होना चाहिए। यदि आपका नहीं है फिर आप एलिजिबल नहीं हो। ITI यदि नहीं है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जैसे होती है, कंपनियां बहुत सारी कराती है, आप उस तरह का भी कर रखे हो तब भी आप एलिजिबल हो। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास तीसरा भी ऑप्शन है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th तो होना मस्ट है, 10th
नहीं होता है तो आप एलिजिबल इन 10th में 55% और वो साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में, तब जाके आप एलिजिबल होते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी तरह से टर्नर का भी है। टर्नर के लिए भी वही है, जो टर्नर की पोस्ट है वो जनरल की पोस्ट है, तो 28 साल एज लिमिट है। आगे चलते हैं। वेल्डर का है, वेल्डर के लिए भी सेम है 55%। ITI हो, NTC है, STC, फिर वही यदि आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से करे हुए। ठीक है, एक पोस्ट है, जनरल की पोस्ट है। आगे चलते हैं। इस पे है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस। इसके लिए भी सेम है, 10th होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से और 55% मार्क्स होना चाहिए 10th में। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर NTC होना चाहिए। इसमें से कोई सा भी ITI सर्टिफिकेट है आपके पास तो चलेगा, NTC है तब भी चलेगा, या फिर STC है, क्योंकि और में लिख रखा है तो उसका मतलब ये होता है। आपके पास ये जब नहीं है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से करा हुआ होना चाहिए। ये भी नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th के बाद, और वो भी एक्सपीरियंस जो रहेगा वो आपका एक्सपीरियंस रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस से होना चाहिए। इस पर सीट टोटल है 4 सीट है, 4 में से एक जनरल, एक EWS की है, एक OBC की है और एक दिव्यांग की है। उसके हिसाब से एज लिमिट कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लम्बर की है, प्लम्बर में भी सेम रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन का, 10th होना चाहिए 55% 10th में, ITI या NTC या STC। साथ ही यदि आपके पास ये नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस प्लम्बर ट्रेड से होना चाहिए, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तौर पे जाते हैं उनको मिल जाता है, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th के बाद। सीट है एक, एज लिमिट है। अब आते हैं एक डिजिटल फोटोग्राफर का। इस पर भी ITI है, NTC है आपके पास तो चलेगा, STC है तब भी चलेगा। सेम जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पे भी एक सीट है जो जनरल की सीट है। आगे आते हैं फूड प्रोडक्शन, कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट के लिए। ठीक है, उसमें भी सेम मांग रखा है क्वालिफिकेशन, 10th होना चाहिए, ITI होनी चाहिए, और ITI होगी वो फूड प्रोडक्शन, कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट से होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एक पोस्ट है, एज लिमिट 28 है। आगे चलते हैं। मोटर मैकेनिक की है, मोटर मैकेनिक के लिए भी 10th है, 10th में 55% साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। आपका ITI होना चाहिए या फिर NTC STC, इसमें से कोई सा भी हो। यदि आपके पास नहीं है तो फिर वही है 2 साल का एक्सपीरियंस जो अप्रेंटिसशिप में करवाते हैं, जो मोटर मैकेनिक्स ट्रेड से। ये भी नहीं है तब आप 3 साल का एक्सपीरियंस 10th के साथ, और 10th में 55% के साथ। इस पर सीट जो है वो 2 सीट है, और 2 सीट में से दोनों के दोनों सीट जो हैं एक सर्विसमैन के लिए हैं। अब आगे आते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसमें, उसके बारे में जानते हैं। तो DA मिलेगा जब आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद DA है, HRA है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो रेट्स उसमें लगते हैं उस पर मिलेंगे आपको। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, जो भी CSIR का सिस्टम बना होगा उसके हिसाब से आपको, स्टेट के हिसाब से जो भी इशू हो रखी है, जो इंस्ट्रक्शन 23/12/2003 के हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से आपको जो भी सुविधाएं मिलने की होगी सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि आप भारत के एक नागरिक होने चाहिए, जो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होनी चाहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है या फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 6/12 से पहले पूरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में पूरा कर रहे हो, नहीं तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो। आपका पहले ही पूरा होना चाहिए 6/12 से पहले। डेट दे रखी है, ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो यहाँ तक आपका जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो। और जो भी आपका सर्टिफिकेट है मार्क्स आएंगे उसको आप ऐसे काउंट करना है, CGPA में, SGPA में, OGPA में। अब आते हैं हम
आगे अब इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी की दे रखी है, तो 10 साल के पहले आपको ट्रांसफ़र इसमें नहीं हो सकते। जैसे आप लगे हो कैराकोडी में लगे हो, आप दूसरे जगह जाना चाहते हो 1 साल के बाद, तो पॉसिबल नहीं है। आपकी 10 ईयर सर्विस हो जाएगी, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, उससे पहले नहीं होगा ट्रांसफ़र। एज लिमिट के लिए जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहा था उस टाइम पे, तो मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 28 साल है। ठीक है, तो अब एज में छूट किन को मिलता है? जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे ST SC या OBC या PWD कैंडिडेट आते हैं उनको मिलता है। बेसिकली SC ST जो होते हैं उनके 5 साल मिलते हैं, OBC कैंडिडेट को 3 साल मिलता है और PWD कैंडिडेट को मिलता है 10 साल। और जो एक सर्विसमैन होता है ESM, उनको मिलते हैं 5 ईयर का। इसमें वैसा दे नहीं रखा है पर जनरली मिलता है। चलो आगे हम आते हैं। अब जैसे जो PWD हैं कैंडिडेट, उनके लिए दे रखा है ये, तो इतना वो है नहीं। चलो बाकी कौन कौन आते हैं उसकी कैटेगरी होती है, वो तो सर्टिफिकेट बनता है उनका। जैसे इस पे दे रखा है PWD के लिए, ये PWBD के लिए दे रखा है। इसमें कैटेगरी 1A है, कैटेगरी B C D, ये बाद में आप कर सकते हो यदि आप पेपर निकाल लेते हो उसके बाद। और आपके पास तो ऑलरेडी यदि आप PWD कैंडिडेट हो तो आपके पास सर्टिफिकेट बन गया होगा, जो दिव्यांग की बनती हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स है इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। जैसे पेपर का जो आपका होगा, वो पेपर के बारे में, मोड ऑफ सिलेक्शन का, तो स्क्रीनिंग होगी बेसिकली, तो ऑनलाइन पेपर होगा इसमें भी कोल्ड। और जब आपका पेपर हो जाएगा, पास हो जाओगे, तो आप स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जिसमें पेपर जो हैं 3 पार्ट में डिवाइड हैं पेपर का। मेंटल एबिलिटी है, और मेंटल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है जिसमें इंग्लिश भी है, उसके बाद आपके सब्जेक्ट से भी रहेगा। तो आगे हम देखते हैं अप्लाई करने के लिए। तो जैसे आप पहले बता दिया था मैंने कि 23 तारीख से स्टार्ट है और 6/12 से, 23/10 से स्टार्ट है, तो 24 से लेकर 6/12 तक अभी चलेगा। तभी इसके डेट है अपने आपके पास बचा हुआ काफ़ी। और एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 है, एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 है। फिर बाद में आपको ये पेमेंट जो लगेगा ऑनलाइन पेमेंट है। आगे चलते हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से हो तो उस पर दे रखा है, आपको वहाँ से NOC लेना पड़ेगा। जो NOC का बेसिकली होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जब ज्वाइनिंग करते हो आपको, जब DV करवाने जाओगे, स्किल टेस्ट देने जाओगे, तभी DV हो जाती है, तो आपको उस टाइम पे NOC लगेगी। तो इन्होंने लिख रखा है जहाँ कहीं भी आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उस केस में ये ज़रूरत पड़ेगा। यदि आप नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स, उस पर क्या क्या भेजने हैं एप्लीकेशन के साथ साथ। प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन होगा वो आपका रहेगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेशन, बर्थ सर्टिफिकेट जो इसमें 10th का लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी की जो चालान होगी उसको आपको डालना होगा। सेल्फ अटेस्टेड सारे होने चाहिए, सब में सारे जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के जेरोक्स डालोगे उस पर सारे में से अटेस्टेड होने चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आप यदि कैंडिडेट हो किसी कास्ट से, कैटेगरी से, तो आपको उस सर्टिफिकेट को भी डालना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप एक सर्विसमैन वाले हो तो आपको डिस्चार्ज बुक जो होता है उसकी कॉपी डालनी होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी डालनी होगी, और उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड होगा। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उस केस में आपको NOC यहाँ पहले ही मांग रखा है कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप किसी जगह पे काम कर रखे हो तो आप जब भेजोगे इसको तो साथ में ही भेजना है, मतलब पहले ही आपको NOC लेना पड़ेगा फॉर्म को भेजने से पहले। इसलिए हो सकता है तकरीबन 1.5 महीने का टाइम दिया है फॉर्म भरने का। आप यदि कुछ ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो, जैसे NOC नहीं मिल पाता है, तो आप उस पर एप्लीकेशन लगा सकते हो।
इसलिए लिख रहा है एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम मेड फॉर एप्लीकेशन इन द एप्लीकेशन, तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, आगे हम आते हैं स्टेज 1। अब पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और एंड सिलेबस है, ठीक है, हम उस पर आते हैं। तो चूँकि ये टेक्निकल असिस्टेंट का दे रखा है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम आगे आएंगे सीधे ITI का जो है उस पर आएंगे। टेक्नीशियन का है, यहाँ पे टेक्नीशियन का स्टेज 1 में क्या होगा, ट्रेड है, स्किल टेस्ट है। तो स्क्रीनिंग हो जाएगी, वहीं पे पेपर लिया जाएगा, स्किल टेस्ट भी वहीं पे हो जाएगा। यदि आप क्वालिफाई हो जाते हो तो स्टेज 2 के लिए जाते हो। मतलब पहले यहाँ पे क्या है, पेपर नहीं होगा, पहले यहाँ पे आपका होगा स्किल टेस्ट, स्किल होगा पहले। आप स्किल पास करते हो तब जाके स्टेज 2 में चले जाओगे। स्टेज 2 में जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन पेपर होगा आपका। क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, ये 10th स्टैंडर्ड के होंगे, जो भी नॉन टेक होंगे। टोटल क्वेश्चन जो हैं 150 क्वेश्चन है, और टाइम जो मिलेगा उसके लिए 2.5 घंटे का टाइम है। इस पर मेंटल एबिलिटी के लिए 50 क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स जो मिलेंगे उसको 100 मिलेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। पेपर 2 जो है, पेपर 2 के लिए 30 मिनट दे रखा है। पेपर 1 के लिए 1 घंटा है। पेपर 2 के लिए जैसे यहाँ पे 30 मिनट का है, तो उसमें आपका क्या रहेंगे, जनरल अवेयरनेस क्या है और इंग्लिश का रहेगा। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन होंगे, और ये 3-3 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स हैं। और नेगेटिव मार्किंग, इस पर नेगेटिव मार्किंग है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस पर नेगेटिव मार्किंग, हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर काटा जाएगा। यदि आपका सही होता है तो 3 नंबर मिलेगा आपको। पार्ट 3 जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, जिस आप ट्रेड से हो वहाँ से होगा। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, पर एक क्वेश्चन पे 3 नंबर होगा, तो 150 नंबर का टोटल मार्क होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, एक क्वेश्चन सही होता है 3 नंबर मिल जाएंगे। अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, तो आपका पेपर पे फाइनल मेरिट है। जो आप पेपर दोगे, टोटल कितने हो गए आपके, 300-400 नंबर के पेपर हो गए हैं। तो 400 नंबर के पेपर में जिनका भी सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर के हिसाब से फिर बनाया जाएगा। हाईएस्ट नंबर में सेम नंबर वाले पे होता है, एज देखा जाता है, नाम देखा जाता है, नाम का लेटर जो होता है उस पर देखा जाता है। ये जैसे दे रखा है, जो आपका रेजुलेशन यदि आप टाई होते हो, सेम आता है उस केस में। जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, कंसर्न सब्जेक्ट जिस आप ट्रेड से आते हो उस ट्रेड पे पहले देखा जाएगा, नेगेटिव मार्क देखी जाएगी, फिर लेवल जितने बना रखे हैं उसमें सही कितने, गलत कितने हैं। जिसकी कम नेगेटिव मार्क होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि ये बंदा थोड़ा एज में ज़्यादा है तो उसको दी जाएगी। डिग्री देखी जाएगी, डिग्री कोई ज़्यादा जमा कर रहा है उस केस में भी वो आगे जा सकता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है, जैसे आपका नाम शुरू होता है ए से, किसी का शुरू होता है सी से, तो ए वाला को पहले कर दिया जाएगा। बाकी ये इधर हैं आगे फॉर्मेट दे रखे, जो फॉर्मेट आपको बना के लेके जाने होंगे। यदि आप हो जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हैं, इस फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। जैसे अभी देखते हैं, ये कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है। इसी तरह से ये जैसे हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए हैं, सो वो तो बना हुआ रहता है, तब भी इस पर काम साइन कराना होता है। और ये ज़िले से, जो आपका ज़िला होगा जहाँ से आपका सदर अस्पताल होता है, वहाँ से आपको इस चीज़ की साइन करवाना होगा। अब ये जमा करना, फ़ोटो लगेगा इस पर, 2 फ़ोटो, एक उधर एक इधर। यहाँ पे थंब सिग्नेचर लगेगा साथ में। अब ये जैसे डिजेबिलिटी का अलग अलग कैटेगरी है तो उसके हिसाब से अलग अलग दे रखा है। बाकी सारी जो भी बनेगा वो मेडिकल अथॉरिटी होगी, जो हॉस्पिटल होगा आपका ज़िले पे, वहाँ से जाके बनाना होगा।
और आगे देखते हैं, ये भी डिजेबिलिटी का ही है। आगे देखते हैं, ये भी है डिजेबिलिटी का। ये आपका मेडिकल फिजिकल सर्टिफिकेट है, जो मेडिकल होगा चेकअप उसके हिसाब से दे रखा है। इस पर मेडिकल का साइन होगा, मेडिकल ऑफिसर का साइन यहाँ पे लगता है। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पे साइन लगेगा, स्टैम्प लगता है, राउंड स्टैम्प। जिस हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ की सील लगेगी, प्लेस का आएगा, डेट का आएगा। ऐसे ये ज़रूरत पड़ता है जब आप स्किल टेस्ट में जब जाओगे उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए पहले ये सारा कुछ दे दिया है। तो ये करवा के आपको लेके जाना पड़ेगा यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हो पेपर के लिए। उस केस में जो आर्म फोर्सेस में सर्विंग कर चुके हैं उनके लिए ये है, इस फॉर्मेट में उनको बना के लेके जाना है। तो दोस्तों ये ख़त्म हो गया। कैसा लगा आपका वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। मैं इसका लिंक डाल दूँगा फॉर्म का, आप फॉर्म सीधा भर सकते हो, सीधा रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म भर सकते हो। चलो ओके दोस्तों, हम आते हैं फर्स्ट पेज पे। तो आपको कैसा लगे आप ज़रूर बताइएगा। आगे इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपना राय ज़रूर दें वो कमेंट पे कैसा रहा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।